जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज थी जो दिसंबर की सर्द रात देश की फिजाओं में गूंज रही थी। दरअसल 3 दिसंबर 1971 की शाम लगभग 5:30 पर पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस हमले में भारत के महत्वपूर्ण एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई जो 13 दिनों तक चली। युद्ध के दौरान भारतीय संसद में विपक्षी नेता के तौर पर बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी छोटी चीजों को ताक पर रखकर सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के अफसर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। लेकिन इस 13 दिन के भारत पाकिस्तान युद्ध ने दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान जंग की। आखिर क्यों पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया? पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने देश के ही 10 लाख लोगों को क्यों मार डाला? भारतीय सेना ने राजधानी ढाका पर कब्जा क्यों नहीं किया? और जंग के दौरान पाकिस्तानी तानाशाह याह्या खान मशहूर गायिका नूर जहां से गाने क्यों सुन रहा था? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। साल 1947 दुनिया के नक्शे में एक अजीब सी लकीर खींची जा रही थी। यह बंटवारे की लकीर थी। भारत एक लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो रहा था, लेकिन आजादी के 1 दशक पहले से ही मुस्लिम लीग के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की जा रही थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना अधिवेशन चल रहा था। इसी अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्नाह कर रहे थे। जिन्नाह ने इसी अधिवेशन में पहली बार 2 नेशन थ्योरी की बात की। जिन्नाह ने अपने भाषण में कहा, हिंदू और मुसलमान दोनों बिल्कुल अलग धार्मिक सोच रखते हैं। उनकी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज एक दूसरे से अलग हैं। वे ना तो आपस में शादी करते हैं, ना ही एक साथ खाना खाते हैं। असल में वे 2 अलग सभ्यताओं से आते हैं। ऐसी 2 अलग अलग कौमों को एक ही देश की व्यवस्था में बांध कर रखना आखिरकार असंतोष बढ़ाएगा और अंत में देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा। मुसलमानों को अपनी अलग जमीन, अपना संविधान और अपना राजनीतिक ढांचा चाहिए। जिन्ना का यह बयान पाकिस्तान के बनने की नींव रख रहा था। इस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी। इस आबादी में मुस्लिम समुदाय 1/4 यानी 10 करोड़ था। जिन्ना ने ब्रिटिश हुकूमत को यकीन दिलाया कि वो देश के मुसलमानों के नेता हैं। यह यकीन तब और पुख्ता हो गया जब 1946 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने लगभग सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत हासिल कर ली। मुस्लिम लीग ने पंजाब, बंगाल और सिंध के मुस्लिम इलाकों में जबरदस्त जीत हासिल की थी। मुस्लिम लीग की इस जीत ने ही भारत पाकिस्तान का विभाजन लगभग तय कर दिया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसरॉय बने। माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से सीधे बंटवारे की बात करनी शुरू कर दी और 3 जून 1947 को यह तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बनाए जाएंगे। भारत को बांटने की जिम्मेदारी सौंपी गई सर सिरिल रेडक्लिफ को।
हैरानी की बात यह है कि रेडक्लिफ भारत पहली बार आए थे। उन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और रेडक्लिफ को इस बंटवारे का काम महज 5 सप्ताह में करना था। यह बंटवारा मानव सभ्यता के साथ एक क्रूर मजाक जैसा था। बंटवारे के बाद भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा इस क्रूरता की तस्दीक कर रहा था। इस नक्शे को गौर से देखिए। नक्शे के ठीक बीच में भारत है और इसके दोनों तरफ पाकिस्तान। भारत की पश्चिमी हिस्से में जो पाकिस्तान था उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया और पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। वहीं पूर्वी बंगाल हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। इस क्षेत्र में बंगाली मुसलमान रहते थे। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा का फासला था। दोनों प्रांतों की भाषा अलग थी। पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी तो वहीं पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला। इसी बांग्ला भाषा के आंदोलन ने पाकिस्तान को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया और इसी भाषाई अस्मिता की लड़ाई के कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पाकिस्तान की नींव में धर्म का पत्थर डाला गया था, लेकिन धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण करने वाले जिन्ना को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में लोग उर्दू नहीं बांग्ला बोलते हैं। पाकिस्तान बनने के कुछ ही दिन बाद 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना ने राजधानी ढाका में एक मशहूर भाषण दिया था। जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा केवल उर्दू होगी। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. इस भाषण देने के कुछ ही महीने के बाद जिन्ना की मौत हो गई। जिन्ना के मरने के बाद पाकिस्तान का राजनीतिक ढांचा टूट गया। महज 8 साल के बाद ही सन 1958 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट कर दिया। अयूब खान पाकिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति बन गए। यह तख्ता पलट पाकिस्तान के इतिहास का पहला सैन्य तख्ता पलट था। अयूब खान पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से नफरत करते थे। अयूब खान के राष्ट्रपति बनने से पहले पाकिस्तान में यह परंपरा रही थी कि राष्ट्रपति पश्चिमी पाकिस्तान का होगा और प्रधानमंत्री पूर्वी पाकिस्तान का होगा। हालांकि असली ताकत राष्ट्रपति के पास ही होती थी, लेकिन अयूब खान ने इस परंपरा को ताक पर रख दिया। अयूब पश्चिमी पाकिस्तान को ही असली पाकिस्तान मानने लगे। अयूब ने इस्लामाबाद नाम से एक शहर भी बसाया जो बाद में पाकिस्तान की राजधानी भी बना। इन सब के बीच पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला लोगों ने अपने अधिकार और भाषा की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया था। इसी आंदोलन के दबाव में पाकिस्तान सरकार ने 1954 में बांग्ला को एक भाषा के रूप में दर्जा दिया था। लेकिन यह आंदोलन महज एक भाषा तक सीमित नहीं रहा। बांग्ला लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान सरकार दोनों प्रांतों को समान नजरिए से देखे। इस बांग्ला आंदोलन का नेतृत्व आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। मुजीब ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कलकत्ता में एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में की थी। वह पाकिस्तान आंदोलन के समर्थक थे। मुजीब को यकीन था कि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन मुजीब का सपना पुआल की आग की तरह साबित हुआ। मुजीबुर रहमान ने 1949 में आवामी मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी बनाई। बाद के दिनों में मुस्लिम शब्द को हटा दिया और मुजीब की पार्टी का नया नाम आवामी लीग हो गया। मुजीब ने बांग्ला भाषा के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसके कारण वो पूरे बांग्लादेश में लोकप्रिय हो गए थे। सन 1966 में मुजीबुर रहमान ने द 6 पॉइंट प्रोग्राम पेश किया, जिसने बंगाली राष्ट्रवाद के संघर्ष को एक निर्णायक मोड़ दिया। शेख मुजीब ने पाकिस्तानी सरकार के सामने 6 मांग रखी। इन मांगों में फेडरल सिस्टम, अलग करेंसी और सेना रखने जैसे प्रस्ताव शामिल थे। पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है कि तानाशाह अयूब खान ने मुजीब के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। मुजीबुर रहमान पर पाकिस्तानी सरकार ने देशद्रोह के आरोप लगाए। पाकिस्तानी सेना का दावा था कि मुजीब ने भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ एक गुप्त बैठक की है, जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश रची गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया।
अयूब खान के बाद पाकिस्तान की सत्ता जनरल याह्या खान के हाथों में आई। याह्या भी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे। जनरल याह्या एक अय्याश जनरल थे। याह्या को फिल्मी गानों और महंगी शराब का शौक था। याह्या के कई महिलाओं के साथ भी संबंध थे। इसी वजह से याह्या को लेडीज मैन भी कहा जाता था। याह्या की सबसे करीबी महिला दोस्त थीं अकलीम अख्तर। अकलीम जनरल रानी के नाम से पाकिस्तान में मशहूर थीं। पाकिस्तान की मशहूर गायिका मैडम नूर जहां के साथ भी याह्या के अफेयर के किस्से बहुत मशहूर हैं। नूर जहां को याह्या नूरी कहकर बुलाते थे और नूर जहां भी याह्या को सरकार कहकर बुलाती थीं। बीबीसी जर्नलिस्ट ओएन बेनेट जोन्स अपनी किताब पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं दिनों ईरान के शाह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। जब शाह के लौटने का समय आया तो उन्हें देर होने लगी क्योंकि याह्या अपने बेडरूम से बाहर ही नहीं आ रहे थे। अंत में याह्या की महिला दोस्त जनरल रानी को राजी किया गया कि वो याह्या के बेडरूम में जाएं और उन्हें बाहर लाएं। जब जनरल रानी याह्या के बेडरूम में गईं तो उन्होंने याह्या को अपने बिस्तर पर नूर जहां के साथ पाया। याह्या खान ने दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव कराने की घोषणा की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 313 सीटें थीं। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल कीं। आवामी लीग को कुल 167 सीटें मिलीं। वहीं सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की आवश्यकता थी। इस हिसाब से मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री होना था। लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही पूरा मामला पलट गया। पश्चिमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें जीती थीं। इस पार्टी के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल याह्या खान से गठजोड़ कर लिया और चुनाव रद्द करने की मांग करने लगे। भुट्टो और याह्या का तर्क था कि मुजीब भारत के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन भुट्टो और याह्या मुगालते में थे क्योंकि तब तक मुजीब को पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपना नेता मान चुकी थी। जनरल याह्या ने मुजीब के हाथों में सत्ता सौंपने के बजाय पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। याह्या के इस फैसले से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में विद्रोह हो गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने ढाका में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ऐसा माना जाता है कि इसी जनसभा में बांग्लादेश के निर्माण की पटकथा लिखी गई थी। मुजीब ने सभा में गरजते हुए कहा, এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাम। 25 मार्च को याह्या ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट का आदेश दे दिया था। यह एक क्रूर ऑपरेशन था जो पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों के खिलाफ करने जा रही थी। सादे कपड़ों में पाकिस्तानी सैनिकों को ढाका भेजा जाने लगा। आधी रात को पाकिस्तानी सेना के जवान मुजीब के घर में घुसे। पाकिस्तानी सेना शेख मुजीब को शहीद नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा निशाना बनी ढाका यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बांग्लादेश के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 25 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना ने तोप से ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों पर हमला किया। रातों रात हजारों की संख्या में छात्रों की हत्याएं की गईं। ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद बांग्ला शरणार्थी भारत में दाखिल होने लगे। इन शरणार्थियों ने भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अपना ठिकाना बनाया। भाषाई समानता होने के कारण सबसे ज्यादा शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल में शरण ली। इन शरणार्थियों में कई बंगाली सैनिक भी थे जो पहले पाकिस्तानी सेना में काम करते थे, लेकिन ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान इन्हें सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। इन्हीं बांग्ला सैनिकों को भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी बनाने में मदद करनी शुरू की। मेजर चंद्रकांत सिंह अपनी किताब मेघना रिवर ऑफ विक्ट्री में लिखते हैं, मुक्ति वाहिनी को मदद करने का पहला फैसला किसी भारतीय हाईकमान ने नहीं दिया था। यह फैसला मौके पर मौजूद भारतीय सेना के अफसरों का था। पूर्वी पाकिस्तान में हो रही भयानक क्रूरता का पर्दाफाश किया जर्नलिस्ट एंटनी मैस्क्रेनहेस ने। एंटनी ने संडे टाइम्स के 13 जून 1971 के अंक में एक लेख लिखा जिसका टाइटल था जेनोसाइड।
जब पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैम मानेकशॉ से पूछा कि हम पाकिस्तान से युद्ध के लिए क्या तैयार हैं। सैम मानेकशॉ अपनी साफगोई के लिए मशहूर थे। मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा, क्या आप युद्ध जीतना चाहती हैं? अगर हां तो मुझे समय दीजिए। दिसंबर तक भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। भारत युद्ध की तैयारी ही कर रहा था कि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 की शाम में भारत के एयरबेस ठिकानों पर हमला कर दिया। यह आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। भारतीय सेना को पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की एक और पुख्ता वजह मिल गई। सैम मानेकशॉ ने इस जंग में एक अलग रणनीति अपनाई। सैम ने राजधानी ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य ही नहीं रखा। सैम ने अपने साथी अफसरों से कहा था कि हमें खुलना और चटगांव पर कब्जा करना है, ढाका तो अपने आप गिर जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। भारत पाकिस्तान की जंग दोनों मोर्चों पर हो रही थी। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रही थी, वहीं पश्चिमी मोर्चे पर भी भारतीय सेना के जवान डटकर मुकाबला कर रहे थे। 15 दिसंबर को भारतीय सेना की टुकड़ी ढाका के दरवाजे को खटखटा रही थी। ढाका में पाकिस्तानी सेना की कमान जनरल ए.के. नियाजी के हाथ में थी। 16 दिसंबर 1971 की सुबह भारतीय सेना के अधिकारी जनरल जैकब को मानेकशॉ का फोन आया। मानेकशॉ ने जनरल जैकब से कहा कि पाकिस्तानी सेना आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के साथ वे जल्द ढाका पहुंचे। जब भारतीय सेना के अफसर जनरल जैकब ने पाकिस्तानी जनरल नियाजी के सामने सरेंडर की कॉपी रखी, नियाजी मौन थे। नियाजी की आंखों में आंसू थे। नियाजी ने कहा कि उन्हें भूख लगी है। जनरल जैकब ने नियाजी के लिए खाने का बंदोबस्त करवाया। जनरल जैकब ने खुद खाना नहीं खाया। बाद में यह लंच सरेंडर लंच नाम से मशहूर हो गया। शाम के वक्त जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी एक मेज पर बैठे। जब आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर करने की बारी आई तो जनरल नियाजी के पास अपना पेन ही नहीं था। पास खड़े एक भारतीय सैनिक ने नियाजी को अपना पेन दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अगर अपवाद में गिना जाए तो यह दुनिया का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर को भारत पाकिस्तान की इस जंग के खात्मे के साथ ही बांग्लादेश एक आजाद देश बन चुका था। 2 जुलाई 1972 को भारतीय शहर शिमला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच समझौता हुआ, जिसमें भारत सरकार ने 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को रिहा करने का फैसला किया। जाते जाते याह्या खान और नूरजहां का वो मशहूर किस्सा भी सुनते जाइए जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। 3 दिसंबर 1971 की बात है। जनरल याह्या के आदेश पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमला कर दिया था। हमले के कुछ देर बाद जब पाकिस्तानी सेना के एक अफसर याह्या से मिलने पहुंचे तो याह्या शराब के नशे में धुत थे। तभी याह्या के पास जापान से एक फोन आया। फोन के दूसरी ओर पाकिस्तान की मशहूर गायिका मैडम नूरजहां थी। याह्या ने नूरजहां से कहा, नूरी ये गीत सुनाओ, और नूरजहां गाने लगी। यह अजीब संयोग था कि आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे और नीचे जनरल याह्या नूरजहां से गाने सुन रहे थे। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी एपिसोड्स भी देखिए, अपना प्यार दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किन किन घटनाओं और किरदारों के बारे में आप और जानना चाहते हैं, किन किन घटनाओं और किरदारों की कहानियां आप हमसे सुनना चाहते हैं। हम उसे सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।